Good morning and Jai Hind students. Today we will study about base. Last day we have studied the physical and chemical properties of acid, and with that the concept acid was over. Now we will study about base. What's the meaning of base? That we will study today, and the chemical and physical properties of base also. So now first of all try to understand the definition of base. डिफिनीशन क्लास 10th में हमें जो डेफिनेशन पढ़ना है एसिड बेस का, ये कॉन्सेप्ट ऑर्हेनियस कॉन्सेप्ट है। और ऑर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बेस क्या होता है ये समझते हैं। ऑर्हेनियस ये कहते हैं कि बेसेस आर दोज हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग कंपाउंड्स which can furnish OH- ions in their aqueous solutions. बेस वे हाइड्रोक्सिल मोलर के साथ यौगिक हैं जो अपने जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। Now see the definition. Those hydroxyl containing substances, hydroxyl containing substances which furnishes OH- ion in their aqueous solution. That is what base is. As per the class is the Arrhenius concept only we have to study. Arrhenius ये कहते हैं कि बेस हाइड्रोक्सिल के साथ वे यौगिक हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देते हैं। अब एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं NaOH। आप जानते हैं इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका व्यापारिक नाम जो है वो हमें जानना है। व्यापारिक नाम है कॉस्टिक सोडा। इसी तरीके से KOH नाम है इसका पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका नाम है कॉस्टिक पोटास। आगे बढ़ते हैं। CaOH2 केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नाम है इसका स्लैक लाइम। आगे हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसका जो कमर्शियल नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क अनदर नेम आप मानिए, दूसरा नाम मानिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यहाँ कई टर्म जो है महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे आप इसमें देखें कि NaOH को हम लोग कहते हैं कॉस्टिक सोडा, KOH को कहते हैं कॉस्टिक पोटास, COH को स्लैक लाइम कहते हैं। किसी भी कंडीशन में नाम हमको याद होना चाहिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अब याद करने के लिए जो तरीका हम अपना सकते हैं, चूंकि यहाँ सोडियम लगा हुआ है इसलिए जहां सोडा लिखा हुआ होगा वो NaOH का इंडिकेटर है। यहाँ जहां पोटास लिखा हुआ है वह किसका इंडिकेटर है? पोटाशियम का। इस प्रकार से हमको याद करना है कि कॉस्टिक सोडा में सोडियम लगा हुआ है, कॉस्टिक पोटास में पोटासियम लगा हुआ है। ये याद करने का एक तरीका है। कॉस्टिक शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है पहले हम ये समझें। कॉस्टिक इसकी मीनिंग क्या होगी? कॉस्टिक का मतलब होता है जलाने वाला, विच कैन बर्न।
which can irritate, better say, which can give irritation, जो हमें परेशानी दे। तो कॉस्टिक जो जलाता हो, क्योंकि NaOH और KOH की अगर बात की जाए, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, तो NaOH और KOH जो बेसिस होते हैं, बेस क्या होते हैं, कॉस्टिक इन नेचर होते हैं। कॉस्टिक इन नेचर का मतलब दे गिव बर्निंग सेंसेशन। तो यहाँ जो बेस की मेन प्रॉपर्टी आती है, ये कॉस्टिक शब्द यहाँ लगता है, इससे एक प्रॉपर्टी बेस की उठाई गई है। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि बेसिस आर basis produces burning on skin, ये प्रॉपर्टी है बेस की, जिसके आधार पर हमने टर्म यहां यूज किया है कॉस्टिक का ये अर्थ होता है। तो कॉस्टिक सोडा बेस है सोडियम का, और बेस क्या है? बेस वह सब्सटेंस है जिसमें OH माइनस आयन पानी में देने की क्षमता हो। तो OH माइनस आयन रहेगा तभी वो पानी में देगा। इसलिए डेफिनेशन में ये बात और है, ये साफ कहते हैं कि those hydroxyl containing substances which can furnish OH minus ions in their aqueous solution is called base। अब यहाँ बेस के एग्जांपल में हमने देखा है कॉस्टिक शब्द को हमने समझा, सोडा, पोटास, इन शब्दों से फॉर्मूला कैसे जुड़ रहा है इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसमें कुछ और बढ़ के एक टर्म आता है बेस एंड एल्कलाइन। इन दोनों में अंतर क्या है? बेस एंड एल्कलाइन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स? So see here, we want to study difference between base and alkali. Difference between base and alkali. इन दोनों में अंतर क्या है? इसके बीच में अंतर क्या है? देखिए, नॉर्मली केमिस्ट्री जो बेस को मानती है, व्हाट केमिस्ट्री कंसीव एज बेस, तो बेस का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में क्या है? बेस का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में यह है कि मेटालिक ऑक्साइड इज ट्रीटेड एज बेस। मेटालिक ऑक्साइड इज considered as base, considered as base। कोई भी मेटालिक ऑक्साइड बेस के रूप में माना जाता है। We can set several examples here, like Na2, see here example, Na2O, MgO, now we can move ahead, CuO, ahead of this Fe2O3, indirect, all such kind of examples which are coming over here, they are the examples of bases। तो बेस मेटालिक ऑक्साइड होता है। केमिस्ट्री अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो बेस के बारे में बनाता है वो यह है कि मेटालिक ऑक्साइड ही बेस है। अब एल्कलाई क्या है? दैट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एल्कलाई। तो एल्कलाई क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे। तो वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एल्कलाई। वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एल्कलाई। बेस इज कॉल्ड एल्कलाई। एल्कलाई जो बेस पानी में घुल जाए वह क्या है? एल्कलाई है। बहुत मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जो पानी में घुलते हैं, बहुत सारे मेटालिक ऑक्साइड है जो पानी में नहीं घुलते हैं। जैसे यहाँ हम Na2O ये बेस है, जब इसको पानी में ऐड किया जाएगा तो ये सब्सटेंस क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा। अब NaOH का अगर आयनाइजेशन हम लोग कराते हैं तो ये आयनाइजेशन में Na+ और OH- आयन देगा। चूंकि ये पानी में घुल जाता है इसलिए Na2O क्या माना जाएगा? एल्कलाई माना जाएगा, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल ऑक्साइड है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये वाटर सॉल्युबल ऑक्साइड है, वाटर सॉल्युबल है। तो जो बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं उसे हम लोग एल्कलाई कहते हैं। अब आगे एग्जांपल हम सेट करते हैं। Fe2O3 जो फेरिक ऑक्साइड है, जब इसको पानी में घुलाने का प्रयास करेंगे क्या होगा?
नो रिएक्शन, ये पानी में नहीं घुलेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये बेस नहीं है, ये बेस है लेकिन ये एल्काई नहीं है। Fe2O3 is a base but not alkali, but not alkali। क्यों? Because it is not water soluble, because it's not water soluble। तो यहां ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ठीक से समझ लेने की जरूरत है। बेस और एल्काई का जो डिफरेंस है वो हमारी समझ में आना चाहिए। बेस वे पदार्थ हैं, मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग बेस कहते हैं। अगर मेटालिक ऑक्साइड पानी में घुल जाता है, डिसॉल्व कर जाता है, तो उसे हम एल्काई कहेंगे। अगर डिसॉल्व नहीं करता है तो हम उसे सिर्फ और सिर्फ बेस कह सकते हैं। तो यहाँ अब आगे हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड में अधिकांशतः पूछा जाता है, और उसका आंसर कैसे लिखा जाएगा उसे भी देखने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनता है कि एनालाइज द स्टेटमेंट all alkali are bases but all bases are not alkali, क्या है? ये प्रश्न बनता है बोर्ड में कि इस स्टेटमेंट का एनालिसिस कीजिए कि जितने एल्काई हैं सब बेस हैं लेकिन सभी बेस एल्काई नहीं है। तो यहाँ बेस शब्द का बेस एक्सक्लूसिव वर्ड है, ये बड़ा वर्ड है, ये एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर दो बातें होती हैं। बेस या तो वाटर सॉल्युबल होगा, वाटर सॉल्युबल है, या नॉन सॉल्युबल है। ये दोनों कंडीशन में ये बेस ही कहलाता है। वाटर सॉल्युबल है तब भी बेस है, वाटर सॉल्युबल नहीं है तब भी ये बेस ही है। लेकिन बेस अगर वाटर सॉल्युबल हो गया या हो तो इसे ही हम लोग एल्काई कहते हैं। अब चूंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है इसलिए ये एल्काई नहीं है, लेकिन है क्या ये है बेस। तो ये इसका आंसर है जो हम लोग एग्जाम में लिखते हैं, और एग्जाम में लिखने के लिए कम से कम शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, और ज्यादातर अगर डायग्रामेटिकली लिखा जाए तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। जैसे यहाँ लिख के आपको दिखाया गया, तो ये समझ लेना ऑल एल्काई आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्काई। बेस एक एक्सक्लूसिव वर्ड है, उसमें वाटर सॉल्युबल ऑक्साइड भी है और नॉन सॉल्युबल ऑक्साइड भी है, लेकिन दोनों के दोनों बेस हैं। जो वाटर सॉल्युबल ऑक्साइड होता है उसे हम लोग एल्काई कहते हैं, नॉन सॉल्युबल जो होता है उसे सिंपली बेस कहते हैं, उसे हम लोग एल्काई नहीं कह सकते। अगले कॉन्सेप्ट पर हम काम करते हैं, जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट यहाँ मिला हुआ है, एसिडिटी ऑफ अ बेस। कॉन्सेप्ट देखिए, एसिडिटी ऑफ अ बेस, एसिडिटी ऑफ अ बेस। बेस के एसिडिटी का क्या मतलब? तो एसिडिटी ऑफ ए बेस इज डिफाइंड एज the number of hydroxyl group present in a base। तो सही है, acidity of base means the number of OH minus ions present in the formula of base, बेस के फॉर्मूला में जो OH माइनस आयन है उनकी संख्या क्या है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिटी ऑफ ए बेस कहते हैं। तो यहाँ लेकिन एक टर्म लगाना होता है डिस्प्लेसेबल, हालांकि सभी के सभी डिस्प्लेसेबल ही होते हैं, लेकिन फिर भी ये डिस्प्लेसेबल टर्म यहाँ आवश्यक है।
The number of displaceable OH minus ions present in the formula of base is called acidity of the base. अब यहाँ देखते हैं एज एन एग्जाम्पल हम देखें कि कॉस्टिक सोडा जो एग्जाम्पल के रूप में हमने सेट किया था, कॉस्टिक सोडा एक फॉर्मूला था NaOH, इसमें कितना OH माइनस आयन सिंगल है, तो अगर इसको आयनाइज कराया जाए तो ये क्या बनाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस, ये सिंगल ही आ रहा, इसलिए NaOH क्या है, मोनो एसिडिक बेस है, मोनो एसिडिक बेस है, ये मोनो एसिडिक बेस। इसी रूप में अगर हम CaOH होल 2 लेते हैं और इसको एनाइज कराते हैं तो एनाइज कराने पर ये क्या बनाएगा, Ca प्लस 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 ट्वाइस OH माइनस आयन बनेगा। तो डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन कितना मिला, 2, इसलिए इसे हम लोग डाई एसिडिक बेस कहेंगे, डाई एसिडिक बेस, ये डाई एसिडिक बेस। इस प्रकार से बेस का एक क्लासिफिकेशन हमने देखा। अब बेस के क्लासिफिकेशन होते हुए एक बात और पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस। स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस से हमारा क्या मतलब, तो सी थिंग्स हियर, स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस, स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस, बेस के स्ट्रेंथ से क्या मतलब, तो स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस मींस how much OH minus ions are coming in the solution by dissolving 1 mole of the base in water. See, so strength of the base gives the idea that what is the quantity, of OH minus ions coming in water when we dissolve 1 mole of base, 1 mole of base in water, तो स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस ये बताता है कि अगर 1 मोल NaOH को हम पानी में डालते हैं, बेस को डालते हैं, तो कितना OH माइनस आयन देता है, यानी कि ये डिपेंड करता है आयनाइजेशन पर कि आयनाइजेशन कितना हो रहा है। तो यहाँ I को हम लोग आयनाइजेशन फैक्टर मानते हैं, I इक्वल टू आयोनाइजेशन फैक्टर, ये आयनाइजेशन फैक्टर। अगर आयन 100% बनते हैं तो I की कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 मानी जाती है। अगर I की वैल्यू नियर अबाउट 1 आती हो, 99%, 98%, 99%, 97%, अगर इस ऑर्डर में आयनाइजेशन होता है तो दैट बेस विल बी कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस में आयनाइजेशन जो है वो हाई ऑर्डर पर होता है, क्या हम देखते हैं, हाई ऑर्डर आयनाइजेशन, हाई ऑर्डर आयोनाइजेशन, या आयनाइजेशन जो है हाई ऑर्डर पर होगा। तो हाई ऑर्डर आयनाइजेशन का मतलब कि मोर देन 90%, मोर देन 90%, और आई की वैल्यू यहां क्या निकल लेगी 0.9, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है। अब स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स में अगर हम चाहे लिखना तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब स्ट्रॉन्ग बेस पैदा करते हैं। तो आप NaOH ले लें, फिर यहाँ KOH ले लें, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। CaOH होल 2 ले लें, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। MgOH होल 2 ले लें, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस, इनका आयनाइजेशन हाई ऑर्डर पर होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेप्ट है। आगे हम लोग वीक बेस को पढ़ते हैं कि वीक बेस क्या हो। तो सी द कॉन्सेप्ट ऑफ weak base, the concept of weak base, weak base क्या है, इनके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करें।
तो वीक बेस वे हैं जिनका आयनाइजेशन 100% या 90% तक नहीं होता, इनका आयनाइजेशन कम होता है, मोर देन 50% होता है, लेस देन 70% होता है, इस ऑर्डर में इनका आयनाइजेशन होता है, तो इन्हें हम लोग वीक बेस कहते हैं। अब वीक बेस का अगर हम एग्जांपल निकालें तो वीक बेस में सबसे सिंपल वीक बेस आपको मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वीक बेस है। और अगर हम इसको देखते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का बेस है, तो मोनो एसिडिक बेस है, मोनो एसिडिक बेस है, मोनोएसिडिक बेस है, इसका आयनाइजेशन कम होगा। तो कम आयनाइजेशन होने से ये प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल हो जाएगा, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ NH4+ हो गया और इस जगह पर OH माइनस आयन निकलता है, लेकिन इसका परसेंटेज हाई नहीं है, इसका जो आयनेशन फैक्टर है वो 1 कभी भी नहीं है, तो हम इंडिकेटर देते हैं मच लेस देन 1 से काफी कम होता है। इस प्रकार हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को देखा, इस प्रकार और भी सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, तो हमारे सिलेबस में इस एग्जांपल को पढ़ना है। आगे चल करके हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बेस को पढ़ते हैं कि बेस की प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस की दो प्रॉपर्टी होती है, एक आपको फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, दूसरी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसका। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब हम पढ़ेंगे बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो नंबर 1 ये है कि दे आर सॉपी इन टच, दे आर सॉपी इन टच, ये काफी चिकने होते हैं, जब इन्हें छुआ जाता है तो साबुन की तरह फिसलन इनमें आती है। सेकेंड, बाइटर इन टेस्ट, बाइटर इन टेस्ट, इनका स्वाद क्या होता है, इनका स्वाद काफी कड़वा होता है। एंड थर्ड वन, बर्निंग इन सेंसेशन, बर्निंग इन सेंसेशन, जब इसे हम टच करते हैं तो हाथ क्या होती है, जलने लगती है, तो बर्निंग सेंसेशन पैदा करते हैं। चौथी बात अगर हम कहें सॉलिबिलिटी पर, तो सॉलिबिलिटी के साथ इसमें एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है जो आपको पीछे हमने बताया कि अगर वाटर सॉल्युबल होगा तो वाटर सॉल्युबल बेस का ही एक नाम हमने पढ़ा है। वाटर सॉल्युबल बेस कौन होगा, एल्काई होगा। तो बहुत ऐसे भी बेस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, तो दोनों प्रकार के बेस, दोनों प्रकार के एग्जांपल मिलेंगे, वाटर सॉल्युबल भी मिलेगा एंड नॉन वाटर सॉल्युबल भी मिलेगा, नॉन वाटर सॉल्युबल। तो नॉन वाटर सॉल्युबल क्या है, वो बेस के अंतर्गत आता है। वाटर सॉल्युबल भी बेस है लेकिन इसका अलग नाम पड़ा हुआ है एल्कलाई। और नंबर फिफ्थ नंबर ये है कि द चेंज रेड लिटमस, द चेंज रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं और इसे हम लोग लिटमस टेस्ट कहते हैं। एसिड और बेस के दायरे में जो ये टेस्ट है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है। इससे बड़ी आसानी से एसिड और बेस को पहचाना जा सकता है। दूसरा कोई भी टेस्ट करने के लिए हमें काफी सोच समझ के फैसला लेना होगा, लेकिन यहाँ कुछ सोचने समझने जैसा नहीं है। अगर रेड ब्लू हो गया तो बेस है, ब्लू रेड हो गया तो एसिड है, ये क्लियर बात है। नाउ जजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस, अब किसी बेस की स्ट्रेंथ को हम कैसे जज करेंगे, ये हमें समझना है। तो जजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस, जजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस, द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस, स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस, किसी बेस के स्ट्रेंथ को हम कैसे जज करेंगे। तो बेस के स्ट्रेंथ को जज करने के लिए क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर, एक स्केल है
जहां से हम इसे जज करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर, इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर कि कितना इसकी इंटेंसिटी बनती है। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होंगे वो क्या देंगे, हाईली इंटेंस ब्लू कलर देंगे, हाईली इंटेंस ब्लू कलर देंगे, इंटेंस ब्लू कलर, और ये लगभग वायलेट जैसा दिखेगा। और वीक बेस में कलर डेवलपमेंट क्या होगा, वीक बेस का जो कलर है और नॉर्मली फेंट ब्लू कलर मिलेगा, फेंट ब्लू कलर। फेंट ब्लू कलर जो है आप जानते हैं कि किस तरह का इंडिगो कलर आएगा इसमें, शुरुआती में इंडिगो आसमानी कलर ये रहता है। तो इस प्रकार से जब हम लिटमस को डुबाते हैं बेस या एसिड में, तो उसके रेड और ब्लू कलर की इंटेंसिटी के आधार पर हम ये फैसला ले सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, इसकी पीएच वैल्यू क्या है, तमाम बातों का फैसला लिया जा सकता है। अब यहाँ हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे, उसे हमने छोड़ दिया, नहीं पढ़ा। न पढ़ने का वजह यह था कि इस जगह पर हम उस रिएक्शन को कहीं ज्यादा एप्रिशिएट करेंगे, इसलिए हमने जान करके उस रिएक्शन को डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस के चैप्टर में छोड़ दिया। अब यहां उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसे देखिएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? तो when acid and base react together, when acid and base react together, when acid and base react together, water and salt are produced, and this is called neutralization reaction। और इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के केमिस्ट्री को समझने का हम प्रयास करेंगे कि इसकी केमिस्ट्री कहाँ है। जैसे हमने HCl को रिएक्ट कराया NaOH के साथ, अब केमिकली कुछ बातों को समझने का प्रयास हम करेंगे कि जो कलर चेंज हुआ, ब्लू से रेड हुआ, ये ब्लू लिटमस पेपर जो था, वो रेड कैसे बदल गया? तो उसका इंटरेक्शन H+ आयन से हुआ, और H+ आयन क्या है? एसिडिक बिहेवियर का रीजन है, रीजन ऑफ एसिडिक बिहेवियर, उसके पास जो एसिडिक बिहेवियर है वो H+ आयन के कारण हुआ। और यहां हम देखते हैं कि जो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो रहा है, तो रेड लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस पेपर जो ब्लू हो जा रहा है, टर्न्स इनटू ब्लू। ये ब्लू क्यों हुआ? इसमें क्या खास बात मिला? तो OH- आयन के संपर्क में आने से ये रेड जो है आपका ब्लू में कन्वर्ट होता है। तो OH- क्या है? ये रीजन ऑफ बेसिक बिहेवियर है, रीजन ऑफ बेसिक बिहेवियर है। तो ये रीजन ऑफ बेसिक बिहेवियर और एसिडिक बिहेवियर हमने यहां देखा। अब इसमें बनेगा क्या? सॉल्ट, NaCl बन गया और H2O बन गया। तो जो एसिडिक बिहेवियर का कारण था H+ और बेसिक बिहेवियर का कारण जो OH- था, ये दोनों आपस में मिल गए और मिलकर H2O का निर्माण किए। H2O क्या है? न्यूट्रल इन नेचर है, ये न्यूट्रल नेचर का एक सब्सटेंस है, और यही वजह है कि इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये बेसिक वजह है इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहने का। थैंक यू गाइस।